बदरूह कस्त नंबर 1 में राहत साहिब। आज फिर मैंने ख्वाब देखा था। ये ख्वाब मैं खुद तख्लीक करता था। इंसान जब अपनी जदोजहद से थक जाता है तो फिर ख्वाबों की आगोश में पना लेता है। ये ख्वाब इसका सरमाया होते हैं। अगर उसे उन ख्वाबों का सहारा भी हासिल ना हो तो पता नहीं जिंदगी कैसे गुजरे। लोगों के सोचने का अंदाज मुख्तलिफ होता है। कम अज़ कम मैं तो यही सोचता हूँ कि ना आसूदा ख्वाहिशों की तहम्मुल अगर किसी तौर मुमकिन ना रहे तो ख्वाब अनमोल सरमाया होते हैं। थोड़ा सा तारुफ ज़रूरी है। मेरा नाम जलीस है। माँ का इकलौता बेटा था। बाप का बचपन। मैं इंतकाल हो गया था। माँ ने अपने अनमोल सरमाए को अपनी आरज़ुओं के मुताबिक परवान चढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। एक इफलासज़दा इलाके में एक बहुत ही छोटा सा घर था हमारा, बस एक कमरा, मुख्तसर सा सहन जिसमें सिर्फ एक गुस्ल खाने की गुंजाइश निकल सकती थी। बावर्ची खाना मोबाइल था और ज़रूरत पर मुंतकिल होता रहता था, यानी सहन भी बावर्ची खाने के तौर पर इस्तेमाल हो सकता था। बारिश हो तो बावर्ची खाना बआसानी कमरे में ले जाया जा सकता था। ख़ास तौर से सर्दियों में तो वो होता ही कमरे में था, वगैरह वगैरह। मगर ये इस वक्त की बात थी जब माँ जिंदा थी। हाँ, माँ भी मर चुकी थी और ऐसा इस वक्त हुआ था जब मेरा भी काम का नतीजा निकला था। मैंने बिल्कुल फिल्मी अंदाज में घर के दरवाजे से अंदर दाखिल होकर कहा था, माँ, मैं पास हो गया। माँ, आज तुम्हारे ख्वाबों की तकमील हो गई। देखो रा, अखबार में छुपे हुए इस रूल नंबर ने तुम्हारे बेटे को। इसी वक्त अंदर के कमरे से खाला मुमताज निकली थी। उनके रुखसार आंसुओं से तर थे। मैं हैरान रह गया। क्या बात है खाला? अम्मा कहाँ हैं? मैंने हैरत से कहा। तुम पास हो गए? खाला मुमताज ने पूछा। माँ कहाँ हैं खाला? मैंने कहा और खाला मुमताज एक लम्हे के लिए रुकी, फिर रोती हुई सहन के दरवाजे से बाहर निकल गई। मेरी समझ में कुछ नहीं आया। मैं पागलों की तरह कमरे में दाखिल हो गया। माँ बिस्तर पर पड़ी हुई थी। इसका चेहरा चादर से ढका हुआ था। मेरे रूंगटे खड़े हो गए। लरसते हाथों से मैंने माँ के चेहरे से चादर हटाई। उनकी आंखें थोड़ी सी खिली हुई थी। न जाने क्यों, शायद वो मेरी एक झलक देखना चाहती थी। माँ, मैंने इसे पुकारा, मैं पास हो गया हूँ। खालू रियाज की आवाज़ उभरी। जलीस फिरोज़ा बहन का इंतकाल हो गया। वो खालिक हकीकी से जामली हैं। इस दुनिया से उनका रिश्ता टूट चुका है। मगर क्यों खालू? क्यों? आखिर क्यों? कोई ये सवाल कर सकता है बेटे? मैं कर रहा हूँ। खालू क्यों मर गई मेरी माँ? इसका जवाब तुम्हारे खालू नहीं दे सकते बेटे, मैं तुम्हें बता सकती हूँ। खाला मुमताज ने अंदर आकर कहा। बताइए खाला, मैंने हाँफते हुए कहा। उन्हें कैंसर था। हाँ, क्या कह रही हैं अब खाला मुमताज? वो इस दुनिया ही में ना रही। उसकी दिलाई हुई कस्में भी खत्म हो गई। अब तुम बताए देती हूँ, वो बीमार तो रहती थी। हाँ खाला, मैं उन्हें सरकारी अस्पताल ले गई थी। आप? हाँ, ई तो फिर खाला, मैंने आंसू बहाते हुए कहा। डॉक्टर ने उन्हें अच्छी तरह देखा था। फिर इसके बाद डॉक्टर ने मुझे अलग ले जाकर कहा, हे बीबी, आपके साथ कोई मर्द नहीं है। मैंने मना किया तो वो बोला कि आप उनकी कौन हैं? मैंने बताया, बहन हूँ। बड़ी मुश्किल से डॉक्टर ने मुझसे ये कहा कि वो उनकी हालत तो बहुत ख़राब है, उन्हें कैंसर है। मैंने तो इससे छुपाया था, लेकिन वो बहुत ज़हीन थी, फ़ौरन समझ गई। मुझे बड़ी कस्में दी। मुझसे पूछा कि डॉक्टर क्या कहता है। मैंने यही बताया कि कोई ऐसी ख़ास बात नहीं है। तो वो बोली कि मैं कभी भी झूठ नहीं बोल सकती, चाहे कितनी भी कोशिश करूं। फिर उसने मुझे अपनी जान की कसम दी और कहा कि मुझे बताओ तो सही कि बात किया है। सब मैंने इसे बता दिया। इसने बड़े सुकून से ये बात सुनी, फिर बोली, बस मुझे कुछ और नहीं कहना मुमताज़। सिर्फ एक बात कहती हूँ और यकीन रखती हूँ नमूना बात पर कि तुझसे जो कुछ कहूँगी तो मान लेगी। मैंने इसकी किस्म पर इससे वदा किया। वो बोली कि सारी दुनिया को मालूम हो जाए, लेकिन बस मेरे बेटे को ये मालूम ना हो, इसकी पढ़ाई अधूरी रह जाएगी। जब मैंने इससे कहा कि फिरोज़ा इलाज कराना तो ज़रूरी है, वो बोली सरकारी डॉक्टर से जो भी दवाई मिल जाएगी वो ले लिया करेंगे, और जब जलीस पढ़ लेगा तो फिर इसे ये बात बता देंगे। इसने बड़ी सख्ती से कहा था कि अगर मैंने इसकी बात की पाबंदी ना की, मेरे और उसके ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे। बेटे, मैंने इसका मान रखा और तुम्हें नहीं बताया। जब तुम्हारी माँ ने तुम्हें नहीं बताता
तो मैं क्या बताती। धो तेरे की, सारा प्रोग्राम चौपट हो गया खाला, अब क्या रह गालिफ, कोई फ़ायदा ही नहीं। क्या करेंगे अब नौकरी वगैरह करके। दिल में तो ये सोचा था कि सारी ज़िंदगी माँ ने मेहनत की है, इसकी इस मेहनत का एक एक कर्ज चुकाएंगे, इसे राज कराएंगे। मगर खाला नहीं था तकदीर में, ना इसकी में, ना हमारी में। अरे वो तो कोई वसीयत भी नहीं करके गई, कुछ तो कह जाती मेरे लिए। सही है, मैंने भी तो जो कुछ किया है वो ठीक नहीं था। चलो जाने दो खाला, जाने दो। ठीक है अम्मा। फिर उसके बाद माँ की तदफीन हो गई। मैं अच्छी तरह जानता था कि अब इसके बाद मीर उसका आँख में कोई नहीं है और तन्हा रह गया हूँ मैं। बाद के मसाइल भी बेशुमार थे, तबीयत पर एक शदीद बोझ तारी हो गया था, कोई काम करने को दिल भी नहीं चाहता था, घर में तना पड़ा रहता था। फिर एक और मुश्किल पर कुछ लोगों ने मुझसे मुलाकात की, महल्ले पड़ोस के लोग थे, इसमें रहमत अली ताया भी थे। रहमत अली ताया हम पर बहुत मेहरबान थे, बल्कि कितनी मर्तबा मैंने माँ को उनके घर आते जाते देखा था, और जब वो उनके घर से आती थी तो घर के हालात खासे बेहतर हो जाया करते थे। रहमत अली ताया ने मुझे बताया, जलीस मियाँ, देखो बेटे, बुरा नहीं मानना, बात असल में यह है कि मैं भी रिटायर्ड आदमी हूँ, तीन बेटियों का बोझ सर पर सवार है। असल में मरहुमा फिरोज़ा ने थोड़े थोड़े करके मुझसे बहुत बड़ी रकमें ली हैं, बहालत मजबूरी का ग़िज़ात पर दस्तखत भी कराने पड़े हैं मुझे। ये घर उन्होंने आखिरी बार मुझसे 2.25 लाख रुपए लेकर रहन कर दिया था, और अब तकरीबन ये समझ लो कि कोई 4 लाख में 1,000 रुपए तुम्हारे ऊपर कर्ज हैं। मैं भी अगर ये बोझ उठा सकता तो कभी तुमसे ये बात न कहता, लेकिन बेटे इस घर की मालियत 2.5-3 लाख नहीं है। ये तमाम कागजात मौजूद हैं, गवाही में रियाज साहब और दूसरे कुछ अफराद भी हैं। अगर तुम्हें शुबा हो तो उनसे तस्दीक कर लो। मैंने लापरवाही से ये तमाम अल्फाज सुने, फिर मैंने आहिस्ता से कहा, नहीं, माँ के नाम पर अपने जो बात कह दी रहमत अली ताया, भला इसमें कोई शक और शुबा की गुंजाइश है, और अच्छा ही हुआ। वैसे भी इस घर में मेरा एक लम्हे को दिल नहीं लगता। ये घर अब आपके हवाले, साजो सामान, अव्वल तो इसमें अब कुछ है नहीं, और जो कुछ भी है मजाक ही लगता है, लेकिन फिर भी यही है मेरे पास, हिसाब किताब लगा कर रख लीजिएगा। जो इसमें से बने वो इसमें से ले लीजिए, और जो बाकी बच जाए उसे या तो मुआफ़ कर दीजिएगा या फिर हिसाब में रख ले। तकदीर ने अगर फिर मौका दे दिया तो आपको वापस कर दूंगा। रहमत अली ताया खामोश हो गए। फिर उन्होंने कहा, ऐसा करो बेटे, तुम उनका ग़िज़ात पर दस्तखत कर दो, मैं घर अपनी तहवील में ले लेता हूँ, और इसे फ़रोख्त करके जो भी मिल जाए वो अपने हिसाब में जमा किए लेता हूँ। जहाँ तक तुम्हारा ताल्लुक है तो बाहर की बैठक में तुम्हें दे सकता हूँ, वहाँ आराम से रहो। बहुत पुराने ताल्लुकात हैं हमारे, जो खिदमत भी हमसे हो सकेगी हम कर लेंगे। देखा जाएगा ताया, बात रात को सोने की है ना, तो आप यकीन करें शहर के फुटपाथों पर पार्कों में लातादाद लोग मज़े से पास फैलाकर सोते हैं। उन्हीं खुश नसीबों में से एक में भी हूँ, यानी ये कि ना कोई झगड़ा, ना कोई परेशानी। अगर कोई चीज़ रखने के लिए होगी तो मैं आपके पास रखवा दूंगा मकान के, जिनका ग़िज़ात पर अब दिल चाहे दस्तखत करा लें। बाद में मुझे हिसाब बता दें, जो बचेगा कोशिश करूंगा कि आपको अदा कर दूं। ना कर सिक्कों तो 10 हैं, 50 गालियां सुनाकर बस माफ़ कर दीजिएगा। क्या कहा जा सकता है इसके अलावा। वो खामोश हो गए थे। फिर उन्होंने कहा, वो तो मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगा। बस तुम ऐसा करो बेटे, जहन से ये बोझ झटकने की कोशिश करो, और ये बात भी बिल्कुल सच है कि तन्हा घर में माँ बहुत याद आएगी। बेहतर कि तुम यहाँ मेरे पास आराम से रहो। तुम्हारी ताई हैं, बच्चियाँ हैं, सब तुम्हारी खिदमत करेंगी। इससे पहले 1-2 बार मैंने अम्मा की ज़बानी सुना था कि रहमत अली ताया अपनी किसी एक बेटी से मेरी शादी करना चाहते हैं। पसंद माँ पर छोड़ दी गई थी। जवान बेटियों के बाप की बेबसी को मैं समझता था, और मुझे ये अंदाज़ा था कि रहमत अली ताया एक शरीफ आदमी हैं। एक शरीफ आदमी शराफत से अगर किसी के बारे में सोच रहा हो तो अलिफ कोई बारी बात तो नहीं है। लेकिन जाहिर है मेरे लिए तो अब ये खेल ही ख़त्म हो गया था। मैं शादी वादी कैसे कर सकता था, ना नौकरी ना चाकरी, अब तो घर भी हाथ से निकल गया था। बस एक डिग्री हाथ आ गई थी बस, भला वो किस औकात की। सारी बातें अपनी जगह, लेकिन आगे सारे मंसूबे फेल हो गए थे। दिल में तो यही सोचा था कि कोई बड़ा काम करके दिखाऊंगा, माँ की सारी जिंदगी की उलझन खत्म कर दूंगा। बड़ी मेहनत की थी उन्होंने मेरे लिए,
ये बात असल में यह है कि इंसान को कुछ सोचना नहीं चाहिए किसी भी सिलसिले में। इसे हतमी तो ये फैसला ना कर लेना चाहिए कि वो जो कुछ सोच रहा है वही हर्फ आखिर है और वो सब कुछ हो जाएगा जो उसकी ख्वाहिश है। बस इससे ज़्यादा हमाकत की बात और कोई नहीं होती। वक्त का हर इंसान की पहुंच से बाहर है और वो सिर्फ इतना ही सोच सकता है जितना उसकी औकात में हो। ने ही गलत किया था जो खामखा ही फजूल बातें सोच ली थी। गरज ये कि इस तरह मैं जिंदगी की पहली रात घर से बाहर गुजारी। बहुत सी जगहों को देख चुका था, बहुत सी ऐसी मालूम थी। चुनांचे खामोशी से घर से बाहर निकल गया और फिर एक छोटे से पाक रात बिसर की। लेकिन मच्छरों ने जो हाल किया और फिर कुर्ब वजवार में सोए हुए लोग, किसी की करा कानों तक पहुंचती तो कभी किसी के रोने की आवाज़। ये सब वो थके हुए जिंदगी से बेजार लोग थे जिनके साथ न जाने कौन कौन सी मुसीबतें चिमटी हुई थे। मैंने सोचा कि अगर मैंने उनके साथ वक्त गुजारा तो मैं तो दीवाना हो जाऊंगा। रात गुजारने के बाद घर वापस आया, फिर बाकायदगी के साथ तमाम कागजात गरा जमा करके रहमत अली ताया को पहुंचा दिए। रहमत अली ताया इस बात पर सख्त नाराज रहे थे मैं रात को कहाँ गायब रहा हूँ। उन्होंने कहा, बेटे बात असल में यह है कि थोड़ी सी जिम्मेदारी हम पर भी आयद होती है। बाहर आखिर कहाँ रहोगे, रात को कहाँ रहे, ये बताओ। बड़े मज़े से रहा रहमत अली ताया। आप यकीन करें कोई परेशानी नहीं हुई। और ये सारा चेहरा जो मच्छरों ने सजा कर रख दिया है उसके बारे में क्या कहोगे। हमें जलील कर रहे हो तुम। खुदा ना करे ताया आप लोगों के साथ तो मेरा बचपन गुजरा है। मेरी ये जुर्रत सकती है कि मैं आपको जलील करने के बारे में सोचूं। तो फिर सुनो, बैठक में रहोगे। अगर ये बात तुमने ना मानी तो खुदा की कसम जिंदगी भर अफसोस करता रहूंगा कि तुमने हमें किसी काबिल नहीं समझा। रहमत अली ने कहा, रहमत अली ताया देखिए एक बात कहूँ आपसे, माँ की मौत के बाद दिल इस तरह अशारिया आदास हो गया है कि इस गिल्ली में दाखिल होते हुए सीना दाकेने लगता है। कुछ अरसा मोहलत बढ़िया दीजिए, अपने आप को आपके हर हुक्म की तामील करूंगा। मैं ने कहा, मगर जाओगे कहाँ? पहली रात में मच्छरों ने ये हाल कर दिया है। जरा मच्छरों से भी दोस्ती हो जाए, हो सकता है कोई काम का मच्छर भी निकल आए। मैं बहरहाल रहमत अली ताया की कोई बात मैंने नहीं मानी थी, लेकिन इस जगह जाने की दोबारा हिम्मत नहीं पड़ी थी। मैंने सोचा कम अज कम जगह ही तब्दील हो जाए, और भी बहुत सी जगह हैं शहर में जहां लावारिस लोग हुआ करते हैं। फिर खासी छानबीन के बाद मैंने एक जगह मुंतखब की। ये रेलवे स्टेशन की एक बंच थी। यहाँ भी अक्सर मुसाफिर सो जाया करते थे। बज़ाहिर यही लगता था कि जैसे ट्रेन के इंतज़ार में हूँ, लेकिन बहरहाल वहाँ रौनक भी हुआ करती थी। रात में कभी कोई रेल वेल आ गई तो अच्छी खासी रौनक लग जाती थी, और फिर वही खामोशी। मैंने सोचा कि कम अज कम ये जगह इन रोने और कराहने वालों के साथ रात बिसर करने से तो बे इंतहा बेहतर है। जब दिल चाहे चाय की दुकान पर जाओ, चाय ले लो। हर तरह की आसानी यहाँ मौजूद थी, बस ज़रा पैसों की आसानी नहीं थी। हर इंसान को हकीकत पसंद होना चाहिए। मैं जानता था कि माँ ने ये तमाम कर्ज जो लिया है ये मेरे लिए लिया है। जाहिर सी बात है, मेरी तालीम पर जो अखराजात हुए और माँ उन्हें बेतकान खर्च करती रही, आखिर कहीं ना कहीं है तो इन रकूमात को हासिल किया गया होगा। अदायगी तो ज़रूरी होती है, चुनांचे लाजमी अमर है कि वो सारे मामलात इसी तरह किए गए होंगे। चुनांचे अब पैसों का तो कहीं मसला नहीं है, बल्कि मुलाजमत के लिए संजीदगी से कोशिश करनी चाहिए। कहीं ना कहीं से तो इंतज़ाम करना पड़ेगा। मैं इन दिनों इसी सोच में डूबा रहता था। अपने महल्ले में जाना ही छोड़ दिया था। फ़ायदा किया, सारी यादें वहाँ से वाबस्ता थीं। बस ये रेलवे स्टेशन काफ़ी है, या फिर ज़रूरत की वो चीज़ें जो मैंने खाला मुमताज़ा तावाज़ हमत अली के यहाँ रखवा दी थी। ये मेरी डिग्रियाँ वगैरह थी। कुछ कपड़े थे जो बहरहाल मेरे लिए ज़रूरी थे। हाँ, ये अलग बात थी कि जब भी वहाँ जाता, ताया रहमत अली मुझसे यही कहते, बेटे ज़ियादती कर रहे हो हमारे साथ। मैं तायारे हमत अली की मुश्किल जानता था। मुझे इल्म था कि उनके सीने में क्या गम पिल रहे हैं। तीनों लड़कियां जो बड़ी हो रही थीं, और लाजमी बात है कि ऐसे घरों में जा उसरत और बेचारगी हो, रिश्ते नहीं आया करते। ताहम पहली बात तो ये कि उन लड़कियों से मेरा बचपन का राब्ता था और मेरे जहन में हमेशा उनके लिए बहनों जैसा तसव्वुर रहा था जारी है।